गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को समझने का प्रयास किया था। फंडामेंटल राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मूल अधिकार जो हैं वो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार को हमने समझा था। आज जो है हम देखेंगे मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन, इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान जो है उसमें जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं उनकी निम्न आधारों पर आलोचना की जाती है। सबसे पहली जो आलोचना की जाती है मौलिक अधिकारों की वो इस आधार पर की जाती है कि मौलिक अधिकारों में कुछ ऐसी बातों को छोड़ दिया गया है जिन्हें मौलिक अधिकार घोषित किया जाना था, जैसे काम करने का अधिकार, कुछ परिस्थितियों में राज्य से सहायता प्राप्त करने का अधिकार, आवास का अधिकार जो है आदि, इनको इसमें रखा जा सकता है। लेकिन ये जो आलोचना जो की जाती है उसको आलोचना करने वाले व्यक्ति ये भूल जाते हैं कि किसी भी देश के संविधान द्वारा देश में जो विद्यमान साधन है उन्हीं के आधार पर अधिकार प्रदान किए जाते हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पास इतने आर्थिक साधन नहीं है कि वह इन सभी अब तक जो भी अधिकार हैं इनको लागू कर सकें। इतना होने पर भी जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं उन्होंने इन अधिकारों के प्रति उदासीन नहीं थे और इन अधिकारों को उन्होंने नीति निर्देशक तत्व जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनमें स्थान दिया और इनको लागू करने का जो दायित्व है वो राज्य को सौंप दिया। भारतीय नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त हो इसके लिए भी कुछ प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं, जा चुके हैं और संवैधानिक कदम उठाने की बात भी सोची जा रही है। वस्तुतः जो इन अधिकारों की प्राप्ति केवल संवैधानिक प्रावधानों पर ही नहीं बल्कि समस्त देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जो मौलिक अधिकार हैं उनकी दूसरी आलोचना जो है वो की जाती है कि भारतीय संविधान में जो उल्लेखित मौलिक अधिकार हैं वे उनके साथ इतने रेस्ट्रिक्शंस हैं, इतने अपवाद और प्रतिबंध लगा दिए गए हैं कि हमें ये समझ में नहीं आता कि व्यक्ति को मूल अधिकार से क्या मिला। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें सरदार हुकुम सिंह ने कहा कि यदि हम इन स्वतंत्रताओं को व्यवस्थापिका की इच्छा पर ही छोड़ देते हैं, जो कि एक राजनीतिक दल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, तो इन स्वतंत्रताओं के अस्तित्व में भी संदेह हो जाएगा। जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि संविधान एक हाथ से तो हमें फंडामेंटल राइट्स देता है और दूसरे हाथों से प्रतिबंधों के माध्यम से हमसे ये छीन लेता है। लेकिन जो आलोचना जो है उसकी समालोचना ये की जा सकती है कि असीमित स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान करना ना तो संभव है और ना ही हमारे हित में है। मौलिक अधिकारों पर जो भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं उनका औचित्यपूर्ण होना आवश्यक है। प्रतिबंधों के औचित्य के निर्णय की शक्ति जो है वो व्यवस्थापिका या कार्यपालिका को नहीं वरन जो है न्यायपालिका को दी गई है। जो भूतपूर्व न्यायाधीश जो हैं छागला, उन्होंने अपनी बुक लॉ लिबर्टी एंड लाइफ में लिखा है कि ये कहा जाता है कि हमारा संविधान एक हाथ से अधिकार प्रदान करता है और दूसरे हाथ से असंख्य अपवादों और प्रतिबंधों के माध्यम से अधिकार को सीमित कर वापस ले लेता है। मेरे विचार से यह आलोचना उचित नहीं है क्योंकि भारतीय संविधान के द्वारा प्रतिबंधों और अपवादों के माध्यम से मूल अधिकार को सीमित किया तो गया है, परंतु संविधान के द्वारा इन प्रतिबंधों के औचित्य के निर्णय की शक्ति जो है वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को नहीं वरन न्यायपालिका को सौंपी गई है। न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र होने के कारण नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका पर, जुडिशरी पर जो है भरोसा कर सकते हैं। तीसरी जो आलोचना की जाती है मौलिक अधिकारों की वो ये है कि मौलिक अधिकार के द्वारा संकटकालीन परिस्थितियों में कार्यपालिका को मूल अधिकारों के स्थगन का जो अधिकार दिया गया है वह संकट काल के अतिरिक्त सामान्य परिस्थितियों में भी निवारक निरोध प्रिवेंशन डिटेक्ट की जो व्यवस्था की गई है वह भी कटु आलोचना का विषय रही है। जो विष्णु कामत हैं उन्होंने इस व्यवस्था का विरोध करते हुए कहा संविधान सभा में कि इस व्यवस्था से हम तानाशाही राज्य और पुलिस राज्य की स्थापना कर रहे हैं। लेकिन संविधान की इन व्यवस्थाओं के अध्ययन करने के बाद ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि राष्ट्र की सुरक्षा जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, व्यक्ति की स्वतंत्रता से बहुत ज़्यादा मूल्यवान है और शासन को मूल अधिकारों के अतिक्रमण का अधिकार केवल आकस्मिक परिस्थिति में ही प्राप्त होता है। ऐसी परिस्थिति जो होती है वो शॉर्ट पीरियड होती है और इस दृष्टि से मौलिक अधिकारों के स्थगन की व्यवस्था स्वतंत्रता एवं मूल अधिकार के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ही आवश्यक है।
मौलिक अधिकार जो है उनमें स्थगन की व्यवस्था जो है कुछ सीमा तक राष्ट्रीय हित में होने के कारण आवश्यक है। वो इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि भारतीय संविधान जो है वो उस राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यकता से अधिक सावधानी बरतता है और ऐसी स्थिति में मानवीय स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए स्वयं व्यक्ति और न्यायालयों को पर्याप्त सजगता का परिचय देना चाहिए। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारी जुडिशरी है वो हमेशा ही सजगता का सजगता का उदाहरण जो है वो पेश करती आ रही है। राष्ट्रीय मानव अधिकार भी आयोग भी जो है उसकी भी स्थापना की गई है और उस अधिकारों के साथ साथ भारतीय संविधान जो है वो अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों की भी बात करता है। 1950 में जो भारतीय संविधान जो है उसमें नागरिकों के केवल अधिकारों का उल्लेख नहीं किया गया था, सिर्फ अधिकारों का उल्लेख किया गया था, मूल कर्तव्यों का नहीं। लेकिन 1976 में संविधान में व्यापक संशोधन करते समय ये एक्सपीरियंस किया गया कि संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का, उनकी जो ड्यूटीज़ हैं उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए। अतः संविधान के जो भाग 4 है उसमें चतुर्थ अ जोड़ा गया और उसमें मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई और उसमें 10 मूल कर्तव्य जो हैं वो जोड़े गए। इसमें संविधान का पालन करना, आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, देश की रक्षा, राष्ट्र सेवा, अपनी संस्कृति की रक्षा करना, देश की राष्ट्र की सेवा करना, समरसता और भ्रातृत्व की भावना, सामाजिक संपत्ति की सुरक्षा, व्यक्तिगत व सामूहिक डेवलपमेंट के लिए कार्य करना आदि जो हैं वो प्रमुख हैं। जो मूल कर्तव्य हैं उनकी भी आलोचना की जाती है और वो ये आलोचना की जाती है कि जो कर्तव्य हैं इनके उल्लंघन, यानी कोई इनका उल्लंघन करता है तो दंड की कोई व्यवस्था नहीं है। विश्व जो है उसके बहुत सारे देश ऐसे हैं विश्व में जिनके संविधानों में ऐसी व्यवस्था की गई है कि यदि नागरिक कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो मौलिक अधिकारों से तथा नागरिकता से भी वंचित कर दिए जाएंगे। लेकिन जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यदि हम मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करते हैं तो दंड की व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में हम कैसे विश्वास करें कि कोई व्यक्ति, कोई नागरिक जो है वो अपने मूल कर्तव्यों का पालन करेंगे। तो यानी दंड की व्यवस्था ना होने के कारण कर्तव्यों का संविधान में उल्लेख जो है वो उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रही है। दूसरी है भाषा की अस्पष्टता। संविधान में कई जो मूल कर्तव्य जो वर्णित हैं, जो बताए गए हैं मूल कर्तव्य, उनकी भाषा जो है वो अस्पष्ट है। जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, सुधार की भावना का विकास, सभी श्रेष्ठों में उत्कृष्टता का प्रयास आदि। तो ये जो टर्म्स हैं इनका हर व्यक्ति जो है वो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने मान्यता के हिसाब से उसका अर्थ ले सकता है। बहुत ज़्यादा आदर्शवादी है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य व्यवहारिक न होकर आदर्शवादी है। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन, गौरवशाली परंपरा की रक्षा आदि जो है ये सब ज़्यादा हमें व्यवहारिक से ज़्यादा हमें आदर्शवादी प्रतीत होती है। शासकों के अत्याचार की आशंका, कुछ पक्षों द्वारा ये आशंका व्यक्त की गई कि मूल कर्तव्य का उल्लेख करने में जिस शब्दावली को उपयोग अपनाया गया है उसकी आड़ में शासन जनता पर अत्याचार कर सकता है। जैसे भारत की संप्रभुता या शासन की संप्रभुता स्थापित करने के नाम से भी जो है वो शासन जो है वो जनता पर अत्याचार कर सकता है। तो इन आधारों पर मूल कर्तव्यों की जो है वो आलोचना की जा सकती है। लेकिन एंड में कंक्लूज़न, निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो कर्तव्य का पालन किए बिना अधिकारों का उपभोग करना संभव नहीं है। तो कर्तव्य और अधिकार जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमें एज अ सिटीज़न, एक नागरिक होने के नाते यदि हम अधिकारों की मांग करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने कर्तव्यों का भी बोध होना चाहिए। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो हम अपने अधिकारों को स्वयं ही प्राप्त कर लेंगे। जापान, इटली, रूस, चीन जो आदि देश हैं उनमें अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की भी व्यवस्था की गई है और भारत भी इसी श्रेणी में आ गया है और इसमें कर्तव्यों के साथ, अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की भी स्पष्ट व्याख्या जो है वो की गई है। थैंक यू सो मच।